बूंदी जिले में 20 सालों से भी ज्यादा लंबे इंतजार के बाद गड्ढा बांध लबालब है, लेकिन जर्जर हो चुके नहरी तंत्र की मरम्मत नहीं होने से गड्ढा मध्यम सिंचाई परियोजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। बूंदी जिले के मांगली नदी पर हौलाशपुरा गांव के पास बनने गड्ढा बांध का शिलान्यास वर्ष 2003 में हुआ था, लेकिन यह प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ गया और अब तक भी इसका लाभ आमजन को नहीं मिल पा रहा है। 21 सितंबर 2003 को हुआ शिलान्यास। 2009 में बनकर तैयार हो गया था बांध। घटिया निर्माण के चलते 2010 में ही टूट गया। 7 साल तक चली निर्माण में भ्रष्टाचार की जांच। 2017 में दोबारा शुरू हुआ बांध का निर्माण। 2022 में दोबारा बनकर तैयार हुआ बांध। अब बांध तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन इनटेक वेल नहीं बनने से पेयजल सप्लाई भी शुरू नहीं हो सकी और नहरें जर्जर हो जाने के चलते सिंचाई की सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। किसानों और आम लोगों का कहना है कि लंबे इंतजार के बाद बांध के बनकर तैयार होने और पानी से लबालब हो जाने से पानी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन लापरवाही के चलते उम्मीदें टूटती नजर आ रही है। अब पिछले साल भी अच्छा भर गया था, इस साल भी अच्छा खासा भर गया है, पर किसानों के लिए इसका कोई फायदा नहीं है। नहरें इसकी पूरी जीर्ण शीर्ण हो गई, नहरें नहीं है, खेतों में खत्म हो गई। न पेयजल के लिए पानी है, पानी भरता है व्यर्थ बह जाता है, से अभी तक इससे कोई फायदा नहीं है। अभी लबालब भरा हुआ है, लेकिन उसका उपयोग कुछ भी नहीं हो रहा। न तो पीने के पानी के लिए 44 गांव या उससे भी ज्यादा के गांवों को इसकी योजनाएं शुरू की, फिर अभी क्रियावंती एक में भी नहीं हुई। वही विधायक हरिमोहन शर्मा ने सरकार के उदासीन रवैये को इसका जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि क्षतिग्रस्त नहरी तंत्र और पेयजल योजना के पूर्ण नहीं हो पाने से क्षेत्र में भीषण जल संकट पैदा हो गया है। वहीं बांध का पानी मजबूरन मांगली नदी में बहाया जा रहा है। गड्ढा बांध बूंदी को पूर्ण हुए लगभग 2-2.5 साल हो गए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वहां से जो पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जो योजना बनाई थी और जिसकी राशि स्वीकृत की थी, लाइनें तो डाल दी गई, लेकिन बांध भरने के कारण इनटेक वेल नहीं बनाया जा सका। इसलिए पेयजल की व्यवस्था भी हम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं जल संसाधन विभाग के अभियंता का कहना है कि 70% काम पूरा हो गया है और अब तेजी से काम किया जा रहा है। इसकी 2 नहरें निकली हुई हैं, जिनकी लंबाई करीब 103 किलोमीटर है, जिसमें से करीब 70% कार्य पूर्ण हो चुका है नहरों का, लेकिन करीब 30% हिस्सा वन क्षेत्र में आने के कारण अभी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। करीब 450 करोड़ की लागत से बना ये बांध भले ही छलक रहा है, लेकिन अभी काम पूरा करने के लिए फिलहाल इसमें पानी कम होने का इंतजार किया जा रहा है, ताकि इनटेक वेल समेत दूसरे काम पूरे हो सके और नहरी तंत्र भी दुरुस्त हो सके। बूंदी से न्यूज़ 18 के लिए चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट। करौली से बड़ी खबर, मंडरायल और कैलादेवी में 4 घंटे जो बिजली है वो बंद रहेगी। मंडरायल में सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक बिजली बंद रहेगी। कैलादेवी में मरम्मत कार्य के कारण सुबह 7 से 11 तक बंद रहेगा। और आपको बता दें कि 132 केवी जीएसएस पर मरम्मत के चलते मंडरायल में बिजली बंद रहेगी। 132 केवी जो है जीएसएस पर मरम्मत के चलते बंद का आह्वान किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको दे रहा है करौली से, जहां पर आपको बता दें कि आज 4 घंटे बिजली बंद रहने वाली है। 132 केवी जीएसएस पर मरम्मत के चलते मंडरायल में बिजली बंद रखा गया है। करौली से इस वक्त ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। मंडरायल में सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक बिजली बंद रहने वाली है।
श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ सेक्टर में सीमा पार पाकिस्तान से सोमवार को अलसुबह अवैध रूप से भारतीय सीमा में घुसी पाकिस्तानी महिला से अब गहनता से पूछताछ होगी और इसके लिए जेआईसी यानी ज्वाइंट इंट्रोगेशन कमेटी का गठन किया गया है। जेआईसी पाकिस्तानी महिला हमारा उर्फ अमारा से कड़ी पूछताछ की जाएगी ताकि उसके अवैध रूप से भारत आने के असल मकसद के बारे में जानकारी मिल सके। सीमा सुरक्षा बल के द्वारा पाकिस्तानी महिला हमारा उर्फ अमारा को श्रीगंगानगर पुलिस को सुपुर्द किया गया है। हालांकि प्रारंभिक पूछताछ में महिला ने घरेलू प्रताड़ना से बचने के लिए भारत आने की बात बताई है। राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में बीएसएफ की 23वीं वाहिनी के सजग और सतर्क जवानों के द्वारा सीमा पार पाकिस्तान से अवैध रूप से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्रॉस कर भारतीय सीमा में घुसने वाली पाकिस्तानी महिला हमारा उर्फ अमारा को हिरासत में लिया गया है। सीमा पार पाकिस्तान से आई पाकिस्तानी महिला की पहचान लगभग 30 से 35 वर्ष की हमारा उर्फ अमारा के रूप में हुई है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की रहने वाली है। प्रारंभिक पूछताछ में पाकिस्तानी महिला हमारा उर्फ अमारा ने पाकिस्तान में घरेलू हिंसा की बात बताते हुए अपने पति की प्रताड़ना से बचाव के लिए भारत आने की बात कही है। फिलहाल श्रीगंगानगर में पाकिस्तानी महिला हमारा उर्फ अमारा से पूछताछ के लिए ज्वाइंट इंटरोगेशन कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें उससे गहनता से पूछताछ होगी। न केवल सीमा सुरक्षा बल की इंटेलिजेंसी बल्कि अन्य सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जेआईसी के दौरान पाकिस्तानी महिला हमारा उर्फ अमारा से गहनता से पूछताछ कर उसके भारत आने के असल मकसद को जानने का प्रयास किया जाएगा। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर के जैतसर में 2 जीबी ग्राम सेवा सहकारी समिति और मिनी बैंक 3 जीबी में हुए करोड़ों रुपए के गबन से पीड़ित खाता धारकों ने कल पानी की टंकी पर चढ़ करके प्रदर्शन किया। देर रात करीब 11 बजे स्थानीय विधायक डूंगाराम के गेदर की मौजूदगी में खाता धारकों के प्रशासन के बीच बनी सहमति बनने के बाद वे पानी की टंकी से नीचे उतरे। प्रशासन ने गबन के आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर खाता धारकों को 50% राशि का भुगतान और 30 जून तक करने का लिखित आश्वासन दिया है। साथ ही शेष 50% राशि का भुगतान 31 दिसंबर 2025 तक करने का वादा किया है। दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति के बाद तकरीबन 14 घंटे तक टंकी पर चढ़े खाताधारक नीचे सुरक्षित उतर आए और इसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। हमारे माननीय विधायक जी ने अभी सब लोगों को बैठ के बीच के लगातार हम बातचीत करते रहे थे। उस बातचीत के अंदर सब निकल के यार सभी खाताधारकों जो हमारा पीड़ित पक्ष है उनको 15 जून तक आधे पैसे जो कि तकरीबन 9 करोड़ रुपए के लगभग था उनको आधे राशि दे दी जाएगी और 31 दिसंबर तक सारी राशि हमारे खाताधारकों को हर हाल में दे दी जाएगी। इसके लिए निश्चित रूप से यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और बैंक के जो अधिकारी एमडी सही सभी अधिकारी मौजूद थे और सबकी मौजूद के अंदर जो संघर्ष समिति यहाँ संघर्ष इतने लंबे समय से कर रही थी, सबकी ये सहमति हुई है कि हम ये इसका भुगतान है वो तुरंत करवा देंगे। राजधानी जयपुर के रामगंज इलाके में सोमवार रात को कोठी कोलियार में 2 पक्षों में आपसी कहासुनी के बाद पथराव हो गया। पथराव से कॉलोनी के घरों और कारों के शीशे टूट गए हैं। घटना की सूचना पर रामगंज और आसपास के थानों से पुलिस मौके पर पहुंची है। लोगों से समझाइश किया गया है, मामले को शांत करा दिया गया है। पुलिस ने लोगों को समझा करके घरों में भेज दिया था और पुलिस ने एहतियात के रूप में कानून व्यवस्था के लिए आसपास के क्षेत्र में पुलिस जाब्ता तैनात किया है। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। रामगंज इलाके में आप देखिए कैसे 2 पक्षों में कहासुनी हुई है। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में पथराव भी हुआ है और उसके बाद से पथराव में कई जो घर है, कार के शीशे हैं, वो बिल्कुल टूट चुके हैं। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा पा रहे हैं। जैसे ही सूचना मिली रामगंज पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की जांच अब तेज कर दी गई है और तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। आप देखिए कि कैसे पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची है। पूरे मामले की जांच हो रही है। शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। झुंझुनू के पिलानी कस्बे में प्रार्थना सभा की आड़ में लालच देकर धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस एक्शन में है। हिंदूवादी संगठनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल रविवार को हिंदू संगठनों ने विश्राम वाटिका कॉलोनी के शालोम एजी भवन में चल रही प्रार्थना सभा का विरोध किया था। आरोप था कि करीब लोगों को लालच देकर के उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल।
हिंदू संगठनों की शिकायत पर केस दर्ज। धर्म परिवर्तन की खबर से आक्रोशित लोग। झुंझुनू के पलानी कस्बे में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद इलाके के लोग गुस्से में हैं। पुलिस भी एक्टिव नजर आ रही है। देवेंद्र सिंह शेखावत नाम के शख्स की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। दरअसल मामला रविवार को सामने आया कि लोगों को शिकायत मिली थी कि वार्ड 12 की विश्राम वाटिका में प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों को लालच दे करके उनका धर्मांतरण परिवर्तन कराया जा रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां शालोम एजी भवन के बेसमेंट में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। विवादी देवेंद्र शेखावत है, निवासी हैं गढ़ स्कूल के पीछे पिलानी। इन्होंने एक रिपोर्ट लिखी दी है कि विश्राम वाटिका कॉलोनी 12 नंबर वार्ड में वर्गीस, जिनका मकान है शालोम एजी प्रार्थना भवन बना रखा है, वहां पे ये लोगों को बहला फुसला के और इनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं और हमारे धर्म के प्रति भ्रामक और गलत अफवाहें फैलाते हैं। वहां मौजूद लोगों से पूछने पर पता चला कि सभी प्रार्थना सभा में शामिल होने आए थे। पुलिस ने बिना परमिशन आयोजित किए गए कार्यक्रम को रुकवा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि हर रविवार को एक समुदाय के लोग प्रार्थना सभा का आयोजन करते हैं। हमने यहाँ हंगामा किया कि बाहर निकालो, जो भी लोग बाग अंदर हैं तो उनको उन्होंने बाहर नहीं निकलने दिया किसी को भी। फिर हमने दोबारा ऊपर से फोन करवाए, प्रशासनिक अधिकारियों को फोन करवाए, तो फिर दोबारा यहाँ थाने अधिकारी जी खुद आए और उन्होंने आके उनको सबको बाहर निकाला। करीब 100 लोग बाग यहाँ से, इतने गरीब लोग जिन्होंने मतलब कपड़े भी उनके फटे पुराने, ऐसे लोगों को अंदर रोड रखा था। पिलानी में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश है। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही मामले का पर्दाफाश करने की बात कह रही है। झुंझुनू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। झालावाड़ के बकानी थाना पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसा है। देर रात गश्त के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से आपको बता दें कि 8.11 MDMA ड्रग बरामद की है। पुलिस मुख्यालय पर जिले भर में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में बकानी थाना पुलिस इलाके के झालरापाटन रोड पर नाकेबंदी की थी और इस दौरान संदेह के आधार पर पुलिस ने जब बाइक सवार 2 युवकों को रोक करके उनकी तलाशी ली तो उनके पास से अवैध मादक पदार्थ 8.11 ग्राम MDA ड्रग बरामद हुई है। इस पर पुलिस ने बाइक सवार दोनों आरोपी यानी कि आसिफ और आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार दोनों तस्कर युवक जो है वो बकानी कस्बे के निवासी हैं। पुलिस गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बीकानेर में मनीषा हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मनीषा की हत्या इसलिए की गई थी क्योंकि उसे जेठानी सुमन की लव स्टोरी का पता चल गया था और परिवार के बीच बदनामी होने की डर से इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। ये रिपोर्ट देखिए। प्यार में महापाप का चौंकाने वाला खुलासा। जेठानी ने करवाई थी देवरानी की निर्मम हत्या। सुमन के अवैध संबंध की राजदार थी मनीषा। बीकानेर में 7 मार्च को हुए मनीषा हत्याकांड से सनसनी फैल गई और जब वारदात का पर्दाफाश हुआ तो लोग और भी चौंक गए। दरअसल अवैध संबंधों के खुलासे के डर से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। मृतका मनीषा अपनी जेठानी सुमन की लव स्टोरी की राजदार थी। सुमन को अपनी बदनामी का डर सता रहा था और उसने अपने प्रेमी गोपाल के साथ मिलकर मनीषा की हत्या की साजिश रच डाली। तक हम लोगों को पूछताछ में कारण निकल के आया है कि जो ये मृतका है मनीषा, इसकी जो जेठानी है जिसका नाम सुमन है और जो मारने वाला व्यक्ति है गोपाल, इनके आपस में कुछ अवैध संबंध थे जिसकी जानकारी मृतका को हो गई थी। मृतका ने अपने परिवार के किसी व्यक्ति से इसका जिक्र भी किया था। तो सुमन को ये डर था कि ये सारी चीजें कहीं आगे ना फैल जाएं, मेरी और ज्यादा बदनामी ना हो जाए। तो सुमन और गोपाल ने मिलकर प्लानिंग करके और इसको अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया। जांच में ये खुलासा हुआ है। दोनों आरोपियों ने हत्या की वारदात से पहले कई वेब सीरीज
और क्राइम सीरियल भी देखे। प्लानिंग बनाकर अच्छे से रेकी करने के बाद गोपाल मनीषा के घर पहुंचा और धोखे से हथौड़े से वार कर मनीषा की हत्या कर दी। 7 मार्च को एकता नगर में महिला का अजला शव मिला। जांच के बाद शव की शिनाख्त मनीषा के रूप में हुई। मनीषा की जेठानी सुमन के गोपाल से अवैध संबंध थे। मनीषा ने विरोध किया तो जेठानी सुमन ने रची साजिश। सुमन ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या का प्लान बनाया। गोपाल ने हथौड़े से वार करके हत्या की और शव जला दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में गोपाल को अरेस्ट किया। गोपाल नाम का व्यक्ति जो कि बिदासर चूरू का रहने वाला है, उसको इसमें अरेस्ट किया है। उसने इस महिला का पहले तो मारना और उसके बाद इसके शव को जलाना स्वीकार किया है। 7 तारीख को ये इसके घर पे जाता है, इसके साथ बातचीत करता है, वहाँ पे चाय पीता है और जब वो कोई किचन में काम कर रही होती है उसके सर पे पीछे से वार करता है। हथौड़े से 3-4 वार करने पे जब वो महिला गिर जाती है फिर उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसने आग लगा दी है। अपराधी कितना भी शातिर हो लेकिन कानून उसे उसके अंजाम तक पहुंचा ही देता है। बीकानेर के एकता नगर में हुए हत्याकांड के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी और आखिरकार पुलिस ने हत्या के आरोपी गोपाल और प्रेमिका सुमन को गिरफ्तार कर लिया। विक्रम जगरवाल, न्यूज़ 18, राजस्थान, बीकानेर। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। खेड़ा रसूलपुर गांव का नाम बदलेगा। आपको बता दें कि अगले 3 महीने से खेड़ा रामपुर का नाम चेंज होगा। कैथून के विभीषण मेले में लोकसभा अध्यक्ष ने घोषणा की और ओम बिरला ने अगले 3 महीने में नाम बदलने की घोषणा की है। न्यूज़ 18 ने नाम बदलने की मांग पर स्पेशल रिपोर्ट दिखाई थी। ये बड़ी अपडेट आपको कोटा से इस वक्त की दे रहा है। आपको बताते चले कि अगले 3 महीने में खेड़ा रामपुर का नाम चेंज होगा। कैथून के विभीषण मेले में लोकसभा अध्यक्ष ने घोषणा की और ओम बिरला ने अगले 3 महीने में नाम बदलने की घोषणा की है। और साथ ही साथ न्यूज़ 18 ने नाम बदलने की मांग पर एक स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाई थी। और अब बड़ी जानकारी जो निकल करके सामने आ रही है कोटा से, वो आपको बता रहे हैं कि खेड़ा रसूलपुर गांव का अब नाम जो है वो बदलेगा। अगले 3 महीने में जो है खेड़ा रामपुर का नाम चेंज होगा। कैथून के विभीषण मेले में लोकसभा अध्यक्ष ने घोषणा की थी और ओम बिरला ने अगले 3 महीने में नाम बदलने की घोषणा की। न्यूज़ 18 ने नाम बदलने की मांग पर स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाई थी। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एमएलए रेवंत राम डांगा की चिट्ठी किसने लीक की? मुख्यमंत्री कार्यालय की गोपनीयता पर सवाल उठे हैं। सीएम सचिवालय से कैसे लीक हुई रेवंत राम की चिट्ठी? चिट्ठी लीक होने के बाद जांच में अब सीएम कार्यालय जुटा। विधायक रेवंत राम ने चिट्ठी में शिकायत की थी। ट्रांसफर में आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल की चलत को लेकर के शिकायत थी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कई तरीके के अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि एमएलए रेवंत राम डांगा की चिट्ठी किसने लीक की है, ये बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री कार्यालय की गोपनीयता पर अब सवाल उठे हैं। सीएम सचिवालय से आखिर कैसे रेवंत राम की चिट्ठी लीक हुई है? चिट्ठी लीक होने के बाद जांच में जुटा सीएम कार्यालय और विधायक रेवंत राम ने चिट्ठी में शिकायत की थी और ट्रांसफर में हनुमान बेनीवाल की चलत को लेकर के शिकायत की थी। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि सीएम सचिवालय से कैसे रेवंत राम की चिट्ठी लीक हुई। अब ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बता दें कि अब इसकी जांच जो है वो की जा रही है और मुख्यमंत्री कार्यालय की गोपनीयता पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जयपुर से ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। एमएलए रेवंत राम डांगा की चिट्ठी किसने लीक की है, ये अब सवाल उठ रहा है। और सीएम सचिवालय से आखिर रेवंत राम की चिट्ठी कैसे लीक हुई है? चिट्ठी लीक होने के बाद जांच में सीएम कार्यालय जुड़ा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रोशन, अब ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि चिट्ठी लीक किसने की है, जांच में कोई अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये जो चिट्ठी है वो लीक हुई है, उसके बाद में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कार्यालय की जो गोपनीयता है उसके ऊपर सवाल उठे हैं। चिट्ठी के अंदर रेवंत राम जो डांगा है, जो उपचुनाव में खींवसर सीट से जीत कर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, इनमें चिट्ठी के अंदर स्पष्ट लिखा था कि यहाँ पर जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है उसमें जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं रखा जा रहा, बल्कि जो आरपी आरएलपी के जो
कहा जा सकता है कि जो लीडर हैं हनुमान बेनीवाल उनकी चल रही है। ऐसे में क्षेत्र की जो जनता है, बीजेपी कार्यकर्ता नाखुश है। ये चिट्ठी के अंदर लिखा गया था। सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये चिट्ठी लीक कहां से हुई। जब रेवंत राम डागा ने मुख्यमंत्री कार्यालय को चिट्ठी सौंपी, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों की इस चिट्ठी के अंदर जो नोटिंग है वो इसमें हो रखी है। उसके नोटिंग के बाद में चिट्ठी लीक होना कहा जा सकता है कि एक मुख्यमंत्री कार्यालय का फेल्योर है। ये फेल्योर सामने आया है कि चिट्ठी मार्क होने के बाद में लीक होना, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये फेल्योर एक पार्टी के जो पदाधिकारी अगर प्रदेश के मुखिया को ये बात कहते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस तरीके से कहते हैं, उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अवगत करवाने की कोशिश की कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ये हालात हैं। इस तरीके से नायब तहसीलदार से लेकर पटवारी, गिरदावर, जो तमाम जो लोग बिल्कुल रोशन, और ये जांच का विषय भी है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बारा नगर परिषद में कमीशन के खेल का खुलासा हुआ है। पूल शाखा में गाड़ियों के मेंटेनेंस में हो रही कमीशन खोरी के इस खेल का पता एक ऑडियो के सामने आने के बाद हुआ है। और इस वायरल ऑडियो में पूल शाखा में तैनात एक कर्मचारी वर्कशॉप कर्मचारी से अपने कमिश्नर को लेकर के बातचीत करता सुनाई दे रहा है। वायरल ऑडियो में कर्मचारी हरगोविंद मीणा निजी मोटर्स कंपनी के कर्मचारी नीरज से अपना कमीशन देने की बात करता सुनाई दे रहा है। और इस ऑडियो में वह प्रति गाड़ी 1000 रुपए के कमीशन की मांग भी कर रहा है। साथ ही वर्कशॉप के अन्य व्यक्ति को कमीशन न देने पर जमकर गालियां भी सुनाई दे रहा है। आपको बता दें कि ऑडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त अनिल चौधरी ने कर्मचारी हरगोविंद मीणा को पुल शाखा से हटकर सफाई शाखा में भेज दिया है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। अब ये यूँ सोच रहा है कि गोविंद को साइड करके मैं बिल पास करा लूं। अरे यार, 1 लेटर हेड वो लिखेगा, 1 लेटर हेड तो मैं ही लिखूंगा। हाँ। मुझे भी तो पता है कि तेरे कितने आज मुझे पता। अरे यार, अच्छा मेरी बात सुनो, सब अपनी अपनी जगह। आप तो मुझे इतना सा बता दो कि यार अपने इतना पेमेंट निकल रहा है, और मैं फिर इससे पूछ लूंगा कि भाई अमन से कि इनने कितना क्या लिख रखा है, तूने लेन देन का हिसाब क्या है। कोई दिक्कत नहीं है गोविंद भैया, अपन बैठ के कर लेंगे। पेमेंट वाली बात तो बड़ी नहीं है, पैसा बड़ा नहीं है गोविंद भैया। इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मुझे भी व्हाट्सएप के माध्यम से और इस तरह के वायरल हुए ऑडियो की जो जानकारी प्राप्त हुई, मैंने इसमें तुरंत संज्ञान लेते हुए, और जो प्रथम दृष्टया उसमें हरगोविंद मीणा नाम से हमारा एक सफाई कर्मचारी है, उस पे ये आरोप है कि वो इस ऑडियो जो वायरल हो रहा है उसमें है। और तो इसलिए मैंने तुरंत जो हरगोविंद है उसको आज जैसे ही कार्यालय खुलने के बाद सबसे पहले उसका मैंने जो पूल शाखा में लगा हुआ था एकान में, उसको वहां से हटा दिया है। उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, पत्नी के प्रेमी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार हुआ है। पत्नी के नर्सिंग कोर्स का खर्चा नहीं देने पर हत्या की थी। और लिव इन में आपको बता दें कि मृतक और आरोपी की पत्नी रह रहे थे। 9 मार्च को पानेरिया की मादड़ी में हत्या हुई थी। आरोपी ने चाकू से वार करके मौत के घाट उतारा था। आरोपी का वीडियो सीसीटीवी में अब कैद हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको उदयपुर से दे रहे हैं, जहां पर पत्नी के प्रेमी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार हो गया है। पत्नी के नर्सिंग कोर्स का खर्चा नहीं देने पर हत्या की थी और लिव इन में रह रहे थे मृतक और आरोपी की पत्नी, ऐसी जानकारी मिली है। 9 मार्च को पानेरियो की मादड़ी में हत्या हुई थी और आरोपी ने चाकू से वार करके मौत के घाट उतारा। आरोपी का वीडियो सीसीटीवी भी अब सामने आया है। सिरोही से खबर है, जहां पर पुलिस गिरफ्त में चोर गैंग आया है। कालंदरी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सोने चांदी की दुकान पर चोरी के आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 20 जनवरी को दुकान के ताले तोड़ करके वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपी कमलेश कुमार और विक्रमदान और राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। वलदरा रोड पर स्थित ज्वेलर्स की दुकान के ताले तोड़े थे और दुकान के काउंटर से नकदी और गहने चोरी की थी। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि पुलिस गिरफ्त में चोर गैंग आया है। 20 जनवरी को दुकान के ताले तोड़ करके घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि चोर गैंग अब गिरफ्तार हो चुका है। सोने चांदी की दुकान में चोरी की वारदात सामने आई थी। इसके बाद से पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है और अब गिरफ्तारी भी हुई है।